हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका तनु पाठशाला में। प्यारे बच्चों, मैं आपका मानव सर। आज क्लास 9th में चैप्टर 1 का फिजिक्स का सब्जेक्टिव होने वाला है विज्ञान और मापन का। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियोस आ चुका है जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में यानी मैंने इस क्लास को पूरा खत्म कर दिया था, यानी इसके थ्योरी को कंप्लीट कर दिया था। और सेकंड वीडियो में जो मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उसको भी कर चुके थे। आज हम लोग इसी चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको पूरा सब्जेक्टिव और इसके लास्ट में मैं एक इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी आंगिकिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको करने वाला हूं। तो भाई आइए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। कि पहले हम लोग कौन सा प्रश्न देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या बोलता है, पहला प्रश्न क्या कहता है, आइए हम लोग देख लेते हैं, है ना। पहला पूछता है क्वेश्चन, विज्ञान क्या है बाबू। मैंने आपको समझाया था कि विज्ञान वो है जो प्राकृतिक घटनाएं या फिर हमारे दुनिया में चल रही, आप अपने भाषा में भी बोल सकते हैं, हमारे दुनिया में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, इन घटनाओं का अध्ययन करना ही बाबू क्या है, विज्ञान है। यानी विज्ञान वह विषय है जिसे हम प्रकृति और उसके नियमों को देखकर समझकर अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे प्रकृति में होने वाले विषयों को देखकर समझकर उनका अध्ययन करते हैं, उसे ही बाबू क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। चलिए बच्चों, समझ में आया विज्ञान क्या है। यानी प्रकृति में होने वाली घटनाएं, बहुत अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो उनको देखकर, उनको समझकर, उनमें परीक्षण करके, है ना, वैज्ञानिक विधि के कितने परीक्षण होते हैं, परीक्षणों को कर कर क्या करते हैं, विज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है, मैंने बताया था भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा आधारी राशि और एक होता है हमारा व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि के कितने प्रकार, 2 प्रकार, एक आधारी और एक हमारा व्युत्पन्न। यानी भौतिक राशि के 2 प्रकार होते हैं, पहला आपको देना है आधारी राशि और दूसरा आपको क्या बताना है, व्युत्पन्न राशि। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए बाबू इसको एकदम एक वाक्य में ही खत्म करना है आपको, है ना। आधारी राशि किसे कहते हैं, अब एक सवाल आता है, आधारी राशि किसे कहते हैं। इसको किसी भी दूसरे राशि की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ये स्वतंत्र होता है, इसको किसी का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ये सब क्या है बाबू, आधारी राशि है। यानी जिन राशि को किसी अन्य राशि की सहायता से परिभाषित नहीं किया जा सकता, मतलब इसको दूसरा राशि का जरूरत नहीं होता है इसको बताने के लिए, इसको समझाने के लिए या इसको परिभाषित करने के लिए, तो इसे कौन सा राशि कहा जाता है बाबू, आधारी राशि कहा जाता है। इन्हें आधारी राशि कहते हैं। यानी जिन राशियों को किसी अन्य राशि की सहायता से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये स्वतंत्र रहता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आधारी राशि कहेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। व्युत्पन्न राशि वह राशि होती है, आप अपने भाषा में भी कह सकते हैं, व्युत्पन्न राशि वो राशि होती है जिसको व्यक्त करने के लिए आधारी राशि की जरूरत होती है, उसे ही हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी जो राशि आधारी राशियों के संयोजन से बनती है, संयोजन से मतलब जो राशि आधारी राशियों से मिलकर बनती है, मिलकर बनती है, आप ये लगा सकते हैं संयोजन के बदले मिलकर बनती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहा जाता है ना। जो राशि आधारी राशि से मिलकर बना हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चलिए, अब आधारी मात्रक किसे कहते हैं। आधारी मात्रक का मतलब, आधारी मात्रक किन्हें कहा जाता है। आधारी मात्रक का मतलब ये होता है कि आधारी राशियों को नापने के लिए जो मूल मात्रक यानी जो बेस यूनिट का यूज किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आधारी मात्रक बोलेंगे। यानी आधारी राशि वह राशि होती है जिसको नापने के लिए मूल मात्रक बनाए जाए, यानी मूल मात्रक बनाए गए हैं इनको, मतलब आधारी राशि को नापना है तो इसका एक मूल मात्रक बनाया गया है, तो इन्हीं मूल मात्रक को नापने के लिए मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं, आधारी मात्रक कहते हैं। समझ में आया, आधारी मात्रक किसे कहते हैं, कि आधारी राशियों को नापने के लिए जो मूल मात्रक बनाए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आधारी मात्रक कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है। अब मात्रकों की पद्धति हमने पढ़ा था, मात्रकों की कितनी पद्धतियां होती है, तो भौतिक राशियों को मापने के लिए अपनाई गई निर्धारित प्रणाली, भौतिक राशि को मापने के लिए अलग अलग प्रकार की प्रणाली, जैसे मीटर को एम लिखते हैं, उसको संक्षेप में लिखते हैं ना, अलग अलग तरह की प्रणाली है, लंबाई है, द्रव्यमान है ना। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए अपनाई गई निर्धारित प्रणाली को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मतलब वैसी राशि जिसको मापने के लिए अपनाई गई निर्धारित प्रणाली, मतलब भौतिक राशियों को नापने के लिए निर्धारित प्रणाली, जितने भी निर्धारित प्रणाली है जिसके अंदर आधारी और व्युत्पन्न को क्या किया गया है,
जोड़ा गया है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मात्रकों की पद्धति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मात्रकों की पद्धति कहते हैं। तो आपको समझ में आया मात्रकों की पद्धति किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियन और स्टेडियन किनके मात्रक है। तो पूछा जाएगा रेडियन, तो आपको बोलना है रेडियन जो कोण का मात्रक है। कौन सा कोण का, तो याद रखना बाबू समतल कोण का। कौन सा, समतल कोण का। समतल कोण का एसआई मात्रक पूछे, यानी प्लेन एंगल, याद रखना है प्लेन एंगल पूछेगा। तो कोण का मात्रक रेडियन जो है ये कोण का मात्रक है। कौन से कोण का, समतल कोण का मात्रक है ना। और दूसरा क्या है, स्टेडियन ठोस कोण। अब बहुत जगह पे इसको घन कोण भी लिखा जाता है, घन कोण भी लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है, घन कोण लिखा जाता है ना। इसको क्या लिखा जाता है, तो समझ में आया। रेडियन जो है वो कौन सा है, कोण का मात्रक है। कोण का मात्रक यानी कहे तो समतल कोण का मात्रक, समतल कोण का ऐसा, यानी रेडियन जो है ये समतल कोण का ऐसा ही मात्रक है क्या, रेडियन। और स्टेडियन जो है घन कोण का मात्रक है, यानी ऐसा ही मात्रक अगर पूछे तो स्टेडियन किसका है, घन कोण का है। आगे समझ में आपको बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। अगला सवाल ये हमसे पूछ रहा है कि 1 नैनोमीटर जो है वो कितने मीटर के बराबर है। तो 1 नैनोमीटर को हम लोग संकेताक्षर में कैसे लिखते हैं, एनएम लिखते हैं। तो 1 नैनोमीटर जो होगा 10⁻⁹ यानी 10⁻⁹ मीटर। मतलब जब इसको हम मीटर के बराबर लिखेंगे 1 नैनोमीटर को, तो ये 10⁻⁹ मीटर के बराबर होगा। याद रखना है 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 नैनोमीटर बराबर, नैनोमीटर जिसको आप नहीं देख, बहुत छोटा नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर वो किसके बराबर होगा, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये 10⁻⁹ मीटर के बराबर होगा, यानी 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रकाश वर्ष क्या है बाबू। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है। मतलब प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगी, मतलब प्रकाश यानी लाइट जो है एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा उसे ही प्रकाश वर्ष कहेंगे। प्रकाश वर्ष को क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश वर्ष को ही लाइट ईयर बोलते हैं। कितना लाइट ईयर दूर है ना। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है, लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर। ठीक है, तो प्रकाश जितनी दूरी एक वर्ष में तय करेगा उसे ही हम प्रकाश वर्ष कहेंगे, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक क्या है। एसआई पद्धति में मैंने आपको बताया था तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन है। ठीक है, याद रखना है एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। तो हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिए, अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन से प्रश्न देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, याद रखिएगा। ठीक है, अति लघु हमने देख लिया, कुल 10 प्रश्न थे। ठीक है, जिसको एक वाक्य में देना था। अब अति लघु यानी शॉर्ट आंसर हम लोग देखेंगे। शॉर्ट आंसर में पहले हम लोग क्या बोलते हैं, किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है। कोई भी राशि चाहे आधारी हो या व्युत्पन्न, उसके परिमाण को पूर्ण विवरण के लिए किन बातों की यानी ज्ञान की आवश्यकता होती है, एक उदाहरण देकर समझाइए। अगला क्वेश्चन अगला यही बोल रहा है कि आपको राशि है उसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो आपको उदाहरण से समझाना है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्या समझा सकते हैं कि किसी भी राशि का पूरा विवरण तभी, किसी भी राशि का, किसी भी राशि का पूरा विवरण तभी समझ में आता है जब हम उसके संख्या, मान और उसके मात्रक दोनों का जानकारी हो। मतलब अगर कोई भी राशि का पूरा विवरण आपको पता करना हो, हमको तभी पता चलेगा जब उसका संख्या मान आपको पता हो और आपको क्या हो, मतलब मात्रक पता हो। अब हम एक उदाहरण के तौर पर समझिए, क्या कह सकते हैं। मान लीजिए ये एक कुर्सी है। ठीक है, ये क्या है, एक कुर्सी। ठीक है, ये कुर्सी है मान लीजिए। ठीक है, ये कुर्सी है। अब कुर्सी में जो ये जो बैठने का स्थान है, ये तो कुछ ना कुछ तो इसका लंबाई और चौड़ाई होगा ना। तो सिर्फ हम 5 बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है 5, हम क्या बोल रहे हैं।
नहीं ना आया समझ में? तो संख्या और मात्रक तो 5 मीटर बोल रहे हैं या सेंटीमीटर बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, तब आपको उसको पता चल रहा है कि नहीं बाबू ये जो है यहाँ पर क्या है, ये लंबाई इसका 5 मीटर है और ये जो है यहाँ पर इसका 2 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे ये हमको पता चल रहा है ना, टेबल का लो। तो यही चीज वहां पे कह रहा है। आइए वापस आते हैं। तो क्या बोल रहा था, ये कह रहा था कि किसी भी राशि को मापने पूरा विवरण तभी समझ में आता है जब हम उसके संख्या मान, मतलब जो भी संख्या मान होगा, जैसे कोई भी मानक का, मान लीजिए कोई भी वस्तु का संख्या मान हो सकता है 2 मीटर लंबा है, 5 मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा है ना, संख्या मान। और उसके मात्रक, मात्रक यानी हो सकता है उसका मीटर में हो, किलोमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, है ना। तो दोनों का जानकारी हो तो उसे ही बाबू हम उससे क्या कर सकते हैं, किसी राशि का परिमाण निकाल सकते हैं। इसलिए किसी भी राशि का परिमाण कैसे निकालते हैं, परिमाण निकालने का क्या होता है, किसी भी राशि का परिमाण जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, किसी भी राशि का परिमाण जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, राशि का परिमाण, राशि का परिमाण बराबर क्या होता है बाबू, संख्या गुना मात्रक। जब राशि का परिमाण निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या को गुना कर देंगे मात्रक से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, किसी भी राशि का परिमाण निकल जाएगा। आइए वापस आते हैं। तो उदाहरण क्या है, एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि यह कहा जाए कि किसी वस्तु की लंबाई 5 है, बोले ना किसी वस्तु की लंबाई 5 है, 10 है, तो आपको उसमें क्या समझ में आ रहा है, क्या वो 5 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है, क्या है, पांच कुछ तो है। यानी ये तो ये कहना अधूरा हो जाएगा, मतलब ये पूरी तरह से पूर्ण जानकारी नहीं है आपके पास, ये पूर्ण कहना अधूरा हो जाएगा। लेकिन यदि यह कहा जाए कि 5 मीटर, तो पूरी जानकारी मिल गई। जैसे ही हम बोले 5 मीटर, कोई भी चीज कहे ये 5 मीटर लंबा है, तब हमको जानकारी मिल गया, अच्छा ये 5 मीटर लंबा है। मम्मी आपको कपड़ा बोली कि हमको एक कपड़ा का टुकड़ा लेके आया हूँ, 10 मीटर कपड़ा का टुकड़ा, अगर आप दुकानदार को जाके बोलेंगे हमको 10 कपड़ा दीजिए, तो क्या देगा आपको, 10 कपड़ा ला करके दे देगा। आप यही बोलेंगे 10 मीटर का एक कपड़ा दीजिए, तब आपको क्या देगा, वो 10 मीटर का एक कपड़ा देगा, है ना। वही बात है। चलिए आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आधारी और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, दोनों में उदाहरण देकर समझाइए। आधारी और आधारी राशि भी हम बताए थे किसको कहता है, कि आधारी राशि जो स्वतंत्र होता है और व्युत्पन्न राशि जो आधारी राशि से मिलकर बना होता है। आइए समझते हैं कि वे राशियां जिन्हें अन्य राशियों से नहीं निकाला जा सकता उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, आधारी कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, है ना, इसको किसी का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि व्युत्पन्न को ही किसका जरूरत पड़ता है, आधारी का जरूरत पड़ता है। जैसे 5 मीटर लंबा है, तो लंबाई का जरूर, लंबाई कब बोले, जब 5 मीटर लंबा है, आधारी का जरूरत पड़ा ना, तो वही कहता है। और व्युत्पन्न राशि क्या होता है, वे राशि जो आधारी राशियों से मिलकर बनी होती है, ऐसी राशियां जो आधारी राशियों से मिलकर बनी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे गति हो गया, गति है ना, बल हो गया, बल बराबर यानी फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमको दो चीज यानी आधारी राशि का जरूरत पड़ा ना, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है। चलिए अगला बार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भौतिक मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भौतिक मात्रकों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को सही और एक जैसे तरीके से मापने के लिए मात्रकों की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी भौतिक राशि को सही तौर पर मापने के लिए तो भौतिक राशि का जरूरत पड़ता है। यानी जैसे कि कितना मीटर लंबा है, हम बताए थे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, तो भौतिक मात्रक की जरूरत पड़ती है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ती है। और इस दुनिया में भार में मापन समान रहता है, और इससे दुनिया भर में क्या होता है, मापन जो होता है समान होता है। आप किसी को भी समझा सकते हैं, है ना, कहीं पे भी ये पूरे दुनिया भर में ये मापन क्या कर दिया गया है, समान कर दिया गया है। यानी 14वीं सम्मेलन में ये तय किया गया कि मापन जो होगा वो पूरे दुनिया भर में एक समान देखा जाएगा, मतलब, है ना। और 1970 में जब पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका खोज किया गया, सातवां आधारी राशि, सातवां आधारी राशि जिसका नाम क्या था, मोल, जिसका नाम क्या था, मोल नाम था, सातवां आधारी राशि जिसका नाम क्या था, मोल। याद रखना, सातवां आधारी राशि क्या था, मोल, मोल का खोज किया गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एसआई पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्यों कहा जाता है। एसआई यूनिट को, सबसे पहले एसआई का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट।
एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्यों कहा जाता है? क्योंकि एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मापन की वह पद्धति है जिसे विश्व के अधिकांश देशों में, यानी विश्व के दुनिया भर के देशों में इनको अपनाया गया है। मतलब एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसलिए कहा गया है क्योंकि दुनिया भर में इस पद्धति को क्या कर लिया गया है? अपना लिया गया है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एसआई पद्धति को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। तो याद हो गया, एसआई पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि एसआई मात्रक के संकेताक्षर। अब हमने दो चीज खत्म कर दिया। दो चीज क्या क्या? शॉर्ट आंसर इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर में जितना भी शॉर्ट आंसर पूछेगा हमने वो देख लिया। उस लॉन्ग आंसर जितना भी पूछेगा वेरी शॉर्ट देख लिया, शॉर्ट आंसर देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे? लॉन्ग आंसर को देखेंगे। यानी लॉन्ग आंसर में क्या क्या पूछा जाएगा? लॉन्ग आंसर में ये देखेंगे कि एसआई मात्रक लॉन्ग आंसर में क्या देखेंगे कि एसआई मात्रक के संकेताक्षर लिखते समय ध्यान रखने योग्य 3 बातें उदाहरण सहित समझ आइए। यानी एसआई मात्रक जब हम लिखेंगे तो उसके संकेताक्षर को, जैसे मीटर को एम लिखते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज का हमको सावधानी बरतना चाहिए वही आपको लिखना है। मतलब ध्यान से लिखते समय कौन कौन सी सावधानियों को लिखना है, मतलब सावधानी बरतनी चाहिए, ये हमें देखना है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है बाबू? संकेताक्षर हमेशा छोटा या बड़ा अक्षरों में से ही लिखा जाता है। संकेताक्षर जो होता है, जैसे छोटा या बड़ा अक्षर, जैसे मीटर को देखो बड़ा एम नहीं लिखेंगे, इसमें स्मॉल एम का यूज करेंगे, है ना। जैसे एस को सेकंड में, और न्यूटन देखिए, कभी कभी न्यूटन को न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन एसआई मात्रक होता है। मतलब ये बल का एसआई मात्रक होता है। ये बल का क्या होता है? एसआई मात्रक। ये बल का क्या होता है? ऐसा याद रखना है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो मीटर हो गया, सेकंड हो गया, न्यूटन, जैसे इस तरह को दिखाते हैं। फिर अगला क्या है? संकेताक्षर के बाद कभी कभी बिंदु नहीं लगाया जाता। जैसे मीटर लिखे, 5 मीटर, मान लीजिए हम 5 मीटर लिखे, तो 5 मीटर के बाद हम यहाँ पे बिंदु नहीं लगाएंगे, या मीटर से पहले हम बिंदु नहीं लगाएंगे। समझ में आया? मीटर से पहले भी हम लोग बिंदु नहीं लगाएंगे, ना ही मीटर के बाद लगाएंगे। ये लिखना तब हमारे लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो 5 मीटर लिखेंगे, परंतु 5 मीटर उसके बाद बिंदु हमको नहीं लगाएंगे, नहीं लिखेंगे, मतलब बिंदु नहीं लगाना है। ठीक है, दूसरा ध्यान पूर्वक। फिर संकेताक्षर जो होते हैं, यानी संकेताक्षर बहुवचन में भी नहीं बदले जाते हैं। संकेताक्षर को बहुवचन में नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए, है ना, 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो 5 मीटर लिखना सही है, लेकिन 5 मीटर्स लिखेंगे, TRES लिख देंगे, तो बाबू इसको बहुवचन नहीं किया जा सकता है। इस तरह से 5 MS लिख देंगे, मीटर्स लिख देंगे, तो ये भी लिखना हमारे लिए गलत है। संकेताक्षर में बहुवचन नहीं होता है, याद रखना है। संकेताक्षर में क्या नहीं होता है? संकेताक्षर को बहुवचन में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। संकेताक्षर को बहुवचन में नहीं बदला जा सकता। संकेताक्षर को बहुवचन में नहीं बदला जा सकता है ना। तो 5 मीटर लिखना ठीक है, लेकिन 5 मीटर्स लिखना ये हमारे लिए पूरा गलत है। फिर 5 MS इस तरह से शॉर्ट में भी मीटर्स अगर कर देंगे तो ये भी लिखना हमारे लिए गलत है ना। समझ में आया? चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे। चलिए, समझ में आया? अगला क्या था? संकेताक्षर जैसे 5 मीटर, 10 मीटर, दोनों में M ही रहेगा। M ऐसे MS या MS हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते, मीटर्स नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है लॉन्ग का, कि मात्रक मीटर को परिभाषित करने का इतिहास संक्षेप में बताइए। मात्रक मीटर को क्या कह रहा है? मात्रक मीटर को, यानी मात्रक मीटर को परिभाषित करने में का इतिहास संक्षेप में बताइए। तो संक्षेप में आज हम लोग जानते हैं मात्रक मीटर को 1791 में, सबसे पहले 1791 में पहले मीटर को पृथ्वी के आकार के आधार पर तय किया गया था। सन 1791 में जो पहला बार जो मीटर था,
जो आज आप देख रहे हैं किसी भी चीज को नापने के लिए 1 मीटर कपड़ा का टुकड़ा है ना, अभी हम लोग कपड़े वस्तु ये सब में यूज कर रहे हैं, लोहा लकड़ी। तो 1791 पहली बार मीटर को पृथ्वी के आकार यानी पृथ्वी का आकार का आधार तय करने के लिए सोचा गया था। फिर 1889 में फिर एक खास धातु छड़ को मीटर का मानक बनाया गया। मतलब 1889 में एक खास धातु का छड़ मतलब मेटल का एक रॉड, ठीक है, मेटल का एक रॉड को उसने क्या किया, मीटर का मानक बनाया गया। समझ में आया, मानक यानी स्टैंडर्ड बनाया गया इसको। फिर 1960 में बाद में एक गैस कौन सा, क्रिप्टॉन गैस, याद रखिए क्रिप्टॉन 86 में आता है, यानी क्रिप्टॉन 86 गैस को रोशनी की तरंग से मीटर तय किया गया, है ना। फिर प्रकाश वर्ष जो आया बाद में यानी 1983 में, अब मीटर को ऐसे परिभाषित किया गया है कि खाली स्थान में प्रकाश जो है 2/2 करोड़ 99 लाख 89 हजार जो है इतना सेकेंड में हमारा क्या करेगा, दूरी तय करेगा। यानी 299 लाख 792 हजार 458 सेकेंड में दूरी क्या करेगा, तय करेगा। ये याद रखना है आपको, है ना। खाली स्थान में प्रकाश जो होगा 1/299 लाख 792 हजार 458 सेकेंड जो होगा वो दूरी तय करेगा, ये बिल्कुल याद रखना है ना। तो इसी तरह से क्या किया गया, यानी मात्रक मीटर को परिभाषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसआई मात्रक के 3 आधारी मात्रक को परिभाषित करें। एसआई मात्रक के 3 आधारी मात्रक को परिभाषित करें। आधारी मात्रक क्या क्या होता है, लंबाई, द्रव्यमान, है ना, तापमान। तो आइए उसी को परिभाषित करते हैं। क्या है, सबसे पहले लंबाई जिसको मीटर में लिख सकते हैं, यानी मीटर वह माप है जो किसी भी चीज की दूरी या लंबाई बताता है। यानी सबसे पहले आधारी मात्रक के 3 उदाहरण के पहला हमारा क्या ले लेंगे, लंबाई जिसको मीटर में लिखते हैं। और मीटर वह माप होता है जो किसी भी चीज का दूरी या लंबाई बताता है। कोई भी चीज का दूरी कितना मीटर बड़ा है, कितना मीटर लंबा है, कितना मीटर दूर है ना, बताता है। यानी कमरे की लंबाई कितनी है, 10 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है ना। सड़क की दूरी कितनी है, ये सड़क जो है 200 मीटर दूर है ना। फिर दूसरा हमारा क्या है बाबू, द्रव्यमान। द्रव्यमान में जैसे किलोग्राम हम लोग ले लेते हैं किसी भी चीज का वजन को नापने के लिए। जैसे चावल 10 किलो चावल, किसी भी बैग का वजन, कोई भी वस्तु का वजन जैसे किलोग्राम में। यानी किलोग्राम का उपयोग चीज का वजन या माप बताता है कि उसमें कितना मात्रा है। मतलब वजन या माप बताता है कि उसमें पदार्थ जो होगा कितना मात्रा में होगा, यही बताता है। जैसे कि दाल का पैकेट, आटे का पैकेट कितना है, 10 किलो का पैकेट, 1 किलो का पैकेट है ना। तो वही बताता है। बैग का वजन आधा किलो है, मतलब 500 ग्राम, आधा किलो क्या बोलते हैं, 500 ग्राम है ना। ये सब चीज बताता है। फिर अगला क्या है बाबू, हमारा समय। अगला क्या है हमारा, समय। समय यानी सेकंड समय की माप है। सेकंड क्या है, याद रखिएगा, समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। हमेशा याद रखिएगा, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। यानी समय क्या है, समय के जैसे मान लेते हैं सेकंड, और सेकंड समय की माप है। और यह बताता है कि कोई घटना कितनी देर तक चली, कोई घटना कितनी देर तक चली। उदाहरण तौर पर घड़ी में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, मतलब 60 बार सुई ऐसे क्या करता है, घूमता है, पूरा परिक्रमा, एक पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट करता है ना, 1 मिनट में। वही बोलता है कोई चीज 1 मिनट में कितना सेकंड चली, है ना। वो 2 मिनट में कितना सेकंड तक क्या किया, 2 मिनट में कितना सेकंड होता है, 2 मिनट में 120 सेकंड होता है। 120 सेकंड हो गया। तो 120 सेकंड में कोई भी चीज कितनी बार बदला गया, तय किया गया, या कुछ भी, है ना। तो इसी को हम लोग बाबू क्या करते हैं, तीनों उदाहरण के तौर पर हमने देख लिया कि क्या होता है ना, लंबाई, द्रव्यमान और समय से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एनपीएल, ठीक है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी एनपीएल के मुख्य उत्तरदायित्व, एनपीएल के मुख्य उत्तरदायित्व को समझाइए। समझ में आया, मुख्य उत्तरदायित्व को समझाइए। जैसे माप का सही तरीका, सबसे पहला क्या है, माप का सही तरीका करना, सही तय करना। यानी माप का सही तरीका तय करना, माप का सही तरीका तय करना। अगला क्या है, माप का सही तरीका तय करना, यानी जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड आदि के लिए नियम बनाना। ले मीटर के लिए,
सेंटीमीटर के लिए, किलोग्राम के लिए, या इन सभी के लिए क्या करना, नियम बनाना ही क्या है, पहला हमारा माप का सही तरीका तय करना। सबसे पहले सही माप करना, उसके बाद सही माप करना। सही माप के लिए क्या, चीजों का वजन, लंबाई, समय सटीक तरीके से मापना, यही तरीका है। चीजों का वजन सटीक तरीके से, जैसे ये चीज, जैसे आप जाते हैं कहीं भी दुकान में सब्जी उब्जी खरीदने के लिए, सब्जी क्या करता है, एक बटखेरे का या फिर कोई भी वेट मशीन का यूज करता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका वो जो पदार्थ है आप जो खरीदने जा रहे हैं वो कितने किलो का है ना। तीसरा क्या है, उपकरण का सही करना, यानी मशीन या यंत्र जो मापते हैं, यानी मशीन या यंत्र, उपकरण का सही करना है, यानी उपकरण सही करना मतलब जैसे बटखरा होता, बटखरा यानी तराजू जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें बटखरा दे करके हम लोग पहले पुराने टाइम पे, फिर अभी तो वेट मशीन आ गया है। वेट मशीन में देखते हैं कितना केजी का है, कितना किलो का है ना। मशीन या यंत्र जो मापते हैं, सही माप तय करना। चौथा हमारा क्या है, नए तरीका खोजना। नए तरीका खोजना मतलब, नए तरीके खोजना मतलब माप करने के लिए आसान और सटीक तरीका ढूंढना। माप करने के लिए आसान और सही सटीक तरीका खोजना। जैसे कि मान लो कि अब कोई 5 किलो आलू लेने के लिए गया, तो वो क्या बोलेगा, 5,000 ग्राम आलू दीजिए। तो 5,000 बोलना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन शॉर्ट में बोलेगा 5 केजी आलू दीजिए, 5,000 ग्राम आलू दीजिए, है ना। तो माप के लिए सटीक तरीका खोजना, माप को बताने के लिए, उसको संक्षेप में समझाने के लिए। फिर क्या है, लोगों को सिखाना। लोगों को क्या सिखाना, कि बच्चों और वैज्ञानिकों को माप का सही तरीका सिखाना। ठीक है, बच्चे और वैज्ञानिकों को माप का सही तरीका सिखाना कि माप कैसे करते हैं। जैसे वैज्ञानिकों को बताना कि माप यह है, इस तरह से किया जा सकता है ना, बच्चों को समझाना। तो यही बाबू क्या है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के मुख्य उत्तरदायित्व संक्षेप में यही आपका 5 संक्षेप हो गया है ना। और ये चीज जो है एनपीएल, यह जगह एनपीएल जो है वो जगह है जो यह सुनिश्चित करती है कि हर जगह मा, माप सही और भरोसेमंद हो। मतलब एनपीएल जो है एक ऐसा जगह होता है कि दुनिया भर में जितने भी जगह है वहां पे सभी जगह पे माप सही होना चाहिए और भरोसेमंद होना चाहिए। समझ में आया, यही एनपीएल क्या करता है, तय करता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बाबू इस चैप्टर से रिलेटेड आपका जितना भी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग आंसर था हम लोग देख लिए। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देख चुके हैं। अब इस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जो पूछे जा सकते हैं, यानी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो जाइए हम लोग भी देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल्स नहीं है, उसको बना करके हम लोग देख लेते हैं। आओ बच्चों देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, या देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सांख्यिकी प्रश्न में पहला उत्तर क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस स्केल पर परिवर्तित कीजिए। ये बाबू तापमान दिया हुआ है केल्विन में, हमको किस में परिवर्तित करना है, सेल्सियस में। तो अब पहला क्या है, आइए बाबू अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब 300 केल्विन को जो है हमको क्या करना है, बदलना है। 300 केल्विन को बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 300 माइनस 273 माइनस कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 300 केल्विन होता है। 27 डिग्री सेल्सियस निकल गया, 300 केल्विन को जब हम तोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। अगला आ जाइए, फिर क्या बोल रहा है, 573 केल्विन को हमको तोड़ना है। तो 573 केल्विन जोड़ घटा 273, 300 डिग्री सेल्सियस इसका क्या निकल गया, उत्तर। कैसे बनाते हैं बाबू, जब भी हमको सेल्सियस निकालना होता है तो क्या कर, केल्विन माइनस 273, तो इससे हमारा क्या निकलता है, सेल्सियस निकलता है, याद रखना है। केल्विन माइनस 273 मतलब जितना केल्विन होगा उससे 273 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेल्सियस निकल जाएगा। समझ में आया, यानी ये जो है हमारा 300 केल्विन, इसको कैसे निकाला गया, 273, जैसे एक 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, 273 केल्विन। तो इसलिए जब भी निकाला जाता है सेल्सियस को, तो जितना केल्विन दिया होगा उससे 273 को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो उतना सेल्सियस हमारा निकल जाएगा। तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, कॉपी में एक अच्छा जगह पे नोट कर लीजिएगा जो आपको याद रहे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। अब जहाँ पे माइनस किया, अब यहाँ पे प्लस कर देंगे और कुछ नहीं करना है। जैसे ए है 25 डिग्री सेल्सियस, क्या बोल रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस,
25 डिग्री सेल्सियस मतलब अब क्या करेंगे, सेल्सियस प्लस फॉर्मूला क्या होता है, सेल्सियस प्लस 273, और जो आएगा वो किस में आएगा, केल्विन में आएगा। तो सेल्सियस कितना है, 25 प्लस 273, तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे, बोलिए, ये हो गया 5 3 8, उसके बाद 7 2 9, 298 डिग्री सेल्सियस, 298 सॉरी केल्विन जो था ये हमारा निकल गया। समझ में आया, सेल्सियस प्लस 273 उसमें माइनस करना था, जब सेल्सियस निकालेंगे तो 273 से माइनस करेंगे, और जब केल्विन निकालेंगे तो 273 उसमें जोड़ देंगे, तो 25 को 273 से जोड़ेंगे, 298 केल्विन हमारा आ गया। अगला क्या है, 373 डिग्री सेल्सियस। 373 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्सियस प्लस 273, है ना, जितना आएगा वो सारा किस में आएगा, केल्विन में आएगा। सेल्सियस कितना है, 373 डिग्री सेल्सियस, अब प्लस, ठीक है, सेल्सियस कितना है 373, एक बार फिर से अच्छे से लिख देते हैं, सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस कितना है 373 जोड़ 273, कितना हो गया, 3 3 6 7 7 14, और 646 डिग्री, 646 केल्विन। और याद रखना है 646 हमारा क्या निकल गया, केल्विन निकल गया। और केल्विन को क्या नहीं लिख सकते हैं, डिग्री में नहीं लिख सकते हैं, केल्विन को किस में नहीं लिख सकते हैं, डिग्री में नहीं लिख सकते हैं, है ना। चलिए अगला, चलिए क्वेश्चन क्या होता है, इसको कॉपी में नोट करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लकड़ी के डिब्बे का आयतन बोल रहा है, लकड़ी के डिब्बे का आयतन। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा, क्या बोल रहा है, लकड़ी के डिब्बे का आयतन, लकड़ी के डिब्बे का आयतन जो है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.5 मीटर क्यूब, और द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाएगा, 250 किलो है, 250 केजी है। तो घनत्व निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या छूटा हुआ है, घनत्व निकाले, यहाँ पे क्या नहीं बोलेगा, घनत्व बोलेगा, घनत्व निकालना है ना। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व यानी, घनत्व, घनत्व यानी डेंसिटी बोल रहा है। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व यानी, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। फॉर्मूला क्या होता है घनत्व का, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान यानी आपका बाबू मास, और घन, आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो बराबर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान कितना है हमारा 250 केजी, और उसके बाद कितना है हमारा 0.5 मीटर क्यूब, 0.5 मीटर क्यूब है। तो ये केजी है और ये हमारा मीटर क्यूब है, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है, ये पॉइंट उड़ा देंगे तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 कर देंगे, और ये हमारा क्या निकल जाएगा 500 केजी पर मीटर क्यूब, हमारा क्या निकल जाएगा, इसका डेंसिटी निकल जाएगा, है ना। 500 केजी पर मीटर क्यूब इसका क्या निकल जाएगा, हमारा घनत्व निकल जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट करते हुए चलना है। अब 1 फुट को मीटर में व्यक्त करे, 1 फुट को बोल रहा है मीटर में व्यक्त करे, 1 फुट को किस में करे, मीटर में व्यक्त करे। सबसे पहले बाबू 1 फुट में कितना इंच होता है, और एक चीज ध्यान रखो, 1 फुट लिख सकते हैं लेकिन 1 फीट नहीं लिख सकते हैं, क्यों, जबकि 1 फुट बराबर भी 12 इंच होता है, और 1 फीट बराबर भी 12 इंच होता है, लेकिन 1 फीट इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फीट है ये प्लूरल है बाबू, एक सेकेंड आ जाओ, ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए 1 फीट निकलना हमारा गलत हो जाएगा।
2 फीट लिखना हमारा सही हो जाएगा। 2 फीट, 1 फुट बोल सकते हैं लेकिन 1 फीट बोलना गलत है, 2 फीट बोल सकते हैं। ये चीज समझ में या ध्यान में रहना चाहिए, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 1 फुट बराबर कितना इंच होता है, 12 इंच होता है हमारा, ठीक है। और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। और आपको बोलना है इसको मीटर में व्यक्त करना है। किस में व्यक्त करना है, मीटर में व्यक्त करना है। तो सीधा कर देंगे, 12 गुना 2.54 से गुना कर देंगे, नीचे कर देंगे 100 आ जाएगा। 2 से 6 बार में, 2 से 50 बार में, और फिर 50 से 250, और 10 और 8 लग देंगे, 400 कट जाएगा, 50 अट्ठे 400। और यहाँ पे फिर 6 को गुना करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा, अच्छा के 48, और ये दशमलव, और यहाँ पे 6 पंजे 30, यानी 30.48 सेंटीमीटर आ गया। हमको किस में व्यक्त करना है, तो मीटर में। मीटर में व्यक्त करने के लिए किससे, 100 से डिवाइड देंगे, तो 30/48 भागा 100, और ये उड़ेगा तो 2 जीरो और आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 0.3048 मीटर जो होगा, ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.3 ये हमारा मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो 1 फुट बराबर कितना मीटर होता है, ये बाबू व्यक्त कैसे करेंगे, 0.3048, ये इतना हमारा मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी लगता है। अगर 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितना जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कह रहा है कि अगर 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है, 1 ग्राम बर्फ को जब पिघलाया गया तो 80 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत हुई, लेकिन 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितने जूल में, तो पहले हमको मतलब जो निकलेगा हमारा कैलोरी, उसको फिर किस में व्यक्त करना है, जूल में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, आइए देखते हैं। अब आगे हम लोग कर लेते हैं। क्या रहा था, 1 ग्राम, 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में कितना लगा, 80 कैलोरी उष्मा, 80 कैलोरी क्या लगा, उष्मा। तो 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने में कितना लगेगा, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में, क्योंकि यहाँ पे भी ग्राम, 1 ग्राम था, तो किलोग्राम को ग्राम से परिवर्तित करेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, तो 1 गुना 1000, 1000 गुना 80, तो 80,000 कैलोरी यहाँ पे हमको क्या चाहिए, उष्मा चाहिए 1 किलोग्राम। तो अब इसको जूल में परिवर्तित कर रहा है, तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.186 जूल, ठीक है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 80,000 कैलोरी, मतलब 80,000 कैलोरी बराबर कितना जूल हो जाएगा, तो 80,000 गुना 4.186, लगभग में इसको 4.6 भी लिखते हैं, लगभग में याद रखिएगा, लगभग में बहुत जगह पे 4.6 जूल भी इसको लिखा जाता है, लगभग में ही, लेकिन होता कितना मान है, 4.186। तो पॉइंट उड़ेगा यहाँ नीचे में, 3 जीरो, ये 3 ठो, ये 3 ठो उड़ा दीजिए, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा, अच्छा के चलिए इधर लिख देते हैं, 48, ठीक है, 48, 64, 4 68, 6 8 6 14, 8 चौक 32, 1 33, 0, इतना हुआ। अब इसको क्या करना है, इतना जूल कितना चाहिए हमको, यानी 3,34,880 जूल चाहिए 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए। अब इसको देखिए शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं बाबू, 1000 से, 10,000 से, मतलब 1 के नीचे 5 जीरो से भाग दे दीजिएगा, यानी 3 3 4 8 8 0,
बटे 1 के नीचे देखिए कितना संख्या है, पॉइंट में लिखना है, बाकी एक डिजिट के बाद पॉइंट में, तो 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5 जीरो लगा दीजिए, 4 5। तो अब इसको भाग में लिखेंगे तो 3.34 को क्या लिख सकते हैं, 3.35 गुना 10 पे पावर क्या हो जाएगा 5। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, गुना 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 5 जूल। यही हमारा आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। समझ में आया। 3.1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में कितना लगा, 80 कैलोरी लगा। फिर 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने में कितना लगेगा, तब 80,000 कैलोरी लगेगा। तो 1 कैलोरी मतलब कितना जूल होता है, 4.186 जूल, मतलब 4.2 जूल के बराबर होता है। तो 80,000 कैलोरी बराबर, तो 80,000 को 4.186 से गुना करने पर कितना आया, 3,84,880 जूल आया, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 3.35 गुना 10 पे पावर 5 जूल हम लोग लिख सकते हैं। यही हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, आज का ये चैप्टर यहीं पे सब्जेक्टिव के अंदर जो भी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लिया, ये सारा खत्म हो गया। मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है, चलिए।